जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को पता होगा आपकी एग्जाम डेट आ गई है। 22 अप्रैल से आपका एग्जाम होना है बच्चों, जो 22 अप्रैल से लेकर लगभग 3 मई तक होना है। बच्चों, आपके पास समय की भी कमी है। हम आपके लिए रोज एक ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट डेली आपके साथ हम साझा करेंगे, जो आपके इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, आपको पेपर का तो रूपरेखा पता होगा कि 15 नंबर सामान्य ज्ञान के आते हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आते हैं। 15 ही प्रश्न बच्चों आपके विज्ञान के आते हैं और 15 प्रश्न आपके गणित के आते हैं। मतलब कह सकते हैं सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित, इन तीनों से मिला के 45 प्रश्न आते हैं। बची रीजनिंग से बच्चों, तो रीजनिंग से जनरली आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता बच्चों, एक दो प्रश्न का इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मोटा मोटा विवरण है बच्चों, वो ऐसा ही प्रश्न हर साल पूछा जाता है। बच्चों, आते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रश्नों पर। आपके पास भी समय कम है बच्चों, आप इस कुछ दिनों में जो समय आपके पास बचा है, आप लोग इसमें काफी ज्यादा अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि जो आखिरी समय होता है वही आपके लिए बहुत ज्यादा खास होता है। जैसे आपका सबसे पहले प्रश्न जो है 1 से 15 तक वो सामान्य ज्ञान से रहेगा। ये आपसे पूछा है कि इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव। कैबिनेट मिशन का बच्चों आगमन किस वर्ष हुआ था। आपको पता होगा बच्चों, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो 1946 में आया था। इसके साथ साथ आपको कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे किसने कैबिनेट मिशन को बच्चों भारत भेजा, भारत कौन भेजा था कैबिनेट मिशन को, ये प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है। अध्यक्षता से रिलेटेड बच्चों प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। और तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा में इसकी जो गठन है वो किसकी सिफारिश पे हुआ है। मतलब संविधान सभा में जो संविधान बच्चों सभा थी, उसमें इसका गठन किसके सिफारिश पे हुआ था। ठीक, ये 3 प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको ध्यान से एक एक करके देखिएगा। जैसे अगर बात करें कि किसने भारत इसको भेजा था, तो बच्चों क्लीमेंट एटले साहब ने इसको भारत भेजा था। कौन? क्लीमेंट, इनका नाम बच्चों था क्या था? क्लीमेंट एटली। इन्होंने इस मिशन को भारत भेजा था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था बच्चों? ये उस समय सर पैथिक लॉरेंस थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में बच्चों? पैथिक लॉरेंस से। आप ये इंफॉर्मेशन नोट रखिएगा, इससे भी बच्चों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और बाकी प्रश्नों में पूछा गया है, इसीलिए ये टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। संविधान सभा में इसका गठन के पीछे किसकी सिफारिश थी बच्चों? इसकी जो सिफारिश थी वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। मतलब संविधान सभा में जब इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन का, तो ये कैबिनेट मिशन जो बच्चों सिफारिश थी, उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। किसकी सिफारिश बच्चों? कैबिनेट मिशन सिफारिश पर। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपसे पूछ रखा है, जो खुर्रम है इनके बचपन का नाम था। बच्चों, जो खुर्रम, ये इनमें दिए गए ऑप्शन में से किसके बचपन का नाम था? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक करके आप डिस्कस कर लें। अकबर के जो बचपन का नाम था वो खुर्रम तो था नहीं बच्चों, वो क्या था? बदरुद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। इनका बचपन का नाम क्या था बच्चों? बदरुद्दीन था। ठीक, और अगर बात करें शाहजहां के, तो बच्चों शाहजहां का ही जो बचपन का नाम था वो क्या था? खुर्रम था। क्या था बच्चों? खुर्रम था। और औरंगजेब का बात करें तो बच्चों इनको जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से बच्चों? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते थे। तो बीरबल को बच्चों आप किस नाम से जानते थे? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनके वास्तविक नाम क्या था। बाकी बच्चों आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें वो शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां का जो बचपन का नाम था बच्चों वो खुर्रम था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री रिलेटेड है बच्चों, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जा सकता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, तीसरे 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न बच्चों आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है वो किस वर्ष हुआ था। बच्चों, आपको इसके साथ साथ मंदिर पर आक्रमण का किस वर्ष हुआ था ये भी पूछ सकता है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा किया गया था। जो ये आक्रमण है बच्चों सोमनाथ पर, ये किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? और क्या पूछा जा सकता है बच्चों इसमें? ये आक्रमण कहाँ हुआ था? जो आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, ये आक्रमण कहाँ हुआ था? जहां सोमनाथ मंदिर है वही बच्चों वहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या है? इसका पुनः निर्माण किसने कराया था? क्या पुनः निर्माण बच्चों किसके द्वारा हुआ था?
अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार बच्चों कि हमारा प्रश्न का जो आंसर होगा किस वर्ष अटैक किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो 1025 हो जाएगा। अब बात करें बच्चों कि इसके जो सोमनाथ मंदिर पे है तो इस पे आक्रमण किसके द्वारा कराया गया था, तो बच्चों इस पे जो आक्रमण था वो महमूद गजनवी के द्वारा कराया गया था। इस पॉइंट को आप भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिख लेंगे, किसके द्वारा बच्चों, महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक, अगर बात करें बच्चों ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, इसका आक्रमण गुजरात पे हुआ था। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें बच्चों कि इसका निर्माण जो पुनः निर्माण है किस राजा ने कराया था, बच्चों राजा भीम ने कराया था, और कौन, और राजा भोज ने कराया था। इन दोनों ने मिलकर इस मंदिर का फिर से दोबारा निर्माण करवाया था। तो आपको ये 4 पॉइंट है बच्चों, कब इसका आगमन हुआ था, किस वर्ष, किसके द्वारा हुआ था, कहां हुआ था, और पुनः निर्माण किसने कराया था। इस पॉइंट में बच्चों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप इनको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखोगे इनसे भी आपको प्रश्न पत्र में रिलेटेड जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न दिखेंगे। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये आपसे पूछा है कि जो जय संहिता है निम्न में से किसका अन्य नाम है। बच्चों जय संहिता निम्न में से किसका अन्य नाम है, महाभारत का है, रामायण का है, बुद्ध चरित्र का है, या फिर रामचरित्र मानस का है। तो बच्चों जय संहिता जो है वो आपका महाभारत का अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में महाभारत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि प्रश्न में लगातार ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछ रखा है बच्चों, थोड़ा स्लाइड खुलने में समय ले रहा है तो आप इस चीज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। जैसे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या है, सॉरी बच्चों, प्रश्न नंबर जो 7 है वो आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कालाहारी जो मरुस्थल है बच्चों उनमें से, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो वहां पर निवास करती है। तो बच्चों जो कालाहारी मरुस्थल है वो उसमें बुशमैन जाति निवास करती है। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि ये कहां पर स्थित है। बच्चों कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपका कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहां बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में। अगर शहर का नाम पूछे तो किस कहां पे है बच्चों, बोत्सवाना में है। कहां पे, बोत्सवाना में ये स्थित है। ठीक बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये इस्कमो कहां पे है बच्चों, ये जो इस्कमो है आपका ये डिजर्ट कहां पे स्थित है, तो ये बच्चों कहां पे है, आपको यूएसए में है, और कहां पे है, कनाडा में है। बच्चों सॉरी मैंने डिजर्ट कहा, ये एक जनजाति है बच्चों। तो ये जो जनजाति है ये कहां पे निवास करती है, यूएसए में निवास करती है और कनाडा में निवास करती है। मसाई जनजाति कहां निवास करती है बच्चों, ये आपकी केन्या और तंजानिया में निवास करती है। कहां पे, केन्या और तंजानिया में निवास करती है। ये दोनों जगह बच्चों निवास करती है। अगर बात करें पिग्मी की, तो पिग्मी जो है बच्चों ये मध्य अफ्रीका एवं कांगो क्षेत्र में निवास करती है। कहा, मध्य अफ्रीका में बच्चों, और कहां पे, कांगो क्षेत्र में। ये दो जगह ये जनजाति निवास करती है जो पिग्मी है। बच्चों आपको अगर पूछ लिया जाए कि बुशमैन से रिलेटेड कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप जरूर से जरूर बोत्सवाना बताना। दक्षिण अफ्रीका, अगर बोत्सवाना नहीं रहेगा तो आप जाकर दक्षिण अफ्रीका बता सकते हो, अगर रहेगा तो आपको क्या बताना है बच्चों, बोत्सवाना बताना है। ठीक, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह पूछ रखा है नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। बच्चों जो नालंदा बिहार है ये इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा बिहार बच्चों किसके द्वारा नष्ट किया गया था, ये जरूरी है, पूछ सकता है किसके द्वारा, तो खिलजी के द्वारा। खिलजी मतलब बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसके साथ और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके किसके द्वारा बनवाया गया था, ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा बनवाया गया था बच्चों ये। तो किसके द्वारा बनवाया गया था ये नालंदा बिहार बच्चों, ये कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा बच्चों ये बनवाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि कभी कभार बच्चों ये नष्ट से भी पूछ सकता है और बनवाने से भी पूछ सकता है कि बनवाया किसके द्वारा गया था और किसके द्वारा नष्ट किया गया था। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। जो यूरोप का बच्चों सर्वोच्च
पर्वत शिखर है उसका आपको नाम बताना है। बच्चों आके एक ऑप्शन करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, माउंट मैकनली दे रखा है। बच्चों इसी को देनाली के नाम से भी जानते हैं। इसका पुराना नाम क्या था बच्चों, माउंट देनाली था। ठीक, और अगर बात करें एकांका गुआ का, तो बच्चों जो एकांका गुआ है ये पर्वत श्रृंखला आपकी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये जो पर्वत है बच्चों, जो शिखर है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ये किसकी है, दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ये भी इसका नहीं हो सकता। अगर बात करें माउंट एल्ब्रूस की, तो बच्चों इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट का, पूरे मतलब कहने का मतलब यूरोप पूरे महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है बच्चों, आपका माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस है। अमेरिका की कौन सी है बच्चों, देनाली है। अगर अफ्रीका की बात करें, एकांका गुआ है। और माउंट एवरेस्ट बच्चों कहां पे स्थित है, ये आपका नेपाल में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि संयुक्त अरब अमीरात, बच्चों संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। बच्चों संयुक्त अरब की जो अमीरात की मुद्रा है वो दिरहम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिरहम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रुपया का बच्चों, तो ये भारत की मुद्रा है। अगर बात करें दिनार की बच्चों, तो ये कुवैत की है। अगर बात करें रियाल की बच्चों, तो ये अरब देश की मुद्रा है। ठीक, आपको सारी मुद्राएं का अगर पूरा वीडियो चाहिए तो बच्चों प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो पड़ी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिसर्च किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो बच्चों वो किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या कर्नाटक में स्थित है, या फिर तमिलनाडु में स्थित है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर है बच्चों वो आपका कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मौजूदा समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। बच्चों करंट अफेयर से प्रश्न है, तो मौजूदा समय में फिलहाल में बच्चों जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आपके कौन हैं। अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो इनको सब जानते होंगे बच्चों, ये सड़क परिवहन मिनिस्टर हैं। क्या, सड़क परिवहन मिनिस्टर, और जो इंटरनेशनल रेल राजमार्ग है बच्चों उसके ये मिनिस्टर हैं। ठीक, अगर आपसे बात करें अमित शाह, तो इनसे भी आप सब परिचित होंगे, ये अपने देश के गृह मंत्री हैं। ठीक बच्चों, अगर बात करें मनसुख मांडविया की, तो ये बच्चों स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों निर्मला सीतारमण की, तो ये अपने देश की क्या है बच्चों, ये वित्त मंत्री हैं। क्या है बच्चों, ये वित्त मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके स्वास्थ्य मंत्री का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रखा है, ये आपसे कह रखा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था। बच्चों जो असहयोग आंदोलन है ये आपका किस वर्ष समाप्त हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों किस वक्त शुरू हुआ था, अगर समाप्त का पूछा है तो शुरू भी पूछ सकता था, और ये पूछ सकता है किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस घटना के बाद समाप्त हुआ था, किस घटना के बच्चों, ये किस घटना के बाद समाप्त हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर बात करें ये किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो बच्चों जो असहयोग आंदोलन है ये 1922 में समाप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये कब शुरू हुआ था, तो बच्चों ये 1920 में शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए किसके नेतृत्व में चला था, तो ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला था। ठीक बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए किस घटना के बाद ये समाप्त हुआ था, तो ये चौरी चौरा कांड के बाद बच्चों समाप्त हुआ था। किसके, चौरी चौरा कांड के बाद ये समाप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, ये तीनों पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा कि शुरू कब हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, और किस घटना के बाद ये समाप्त हुआ था। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शंस क्या है, 16 नवंबर, 16 सितंबर, 20 दिसंबर और 16 अक्टूबर। तो बात करें बच्चों खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें कि जो ये विश्व खाद्य संगठन है बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर बात करें इसका
मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात करें बच्चों की केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान मुख्यालय कहाँ स्थित है, कौन सा? केंद्रीय बच्चों जो अपने देश में है, ये कहाँ स्थित है? तो अगर मुख्यालय की बात कर रहे हैं बच्चों, जो इसका विश्व का खाद्य मुख्यालय, ये आपका रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। अगर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मुख्यालय बात करें बच्चों भारत में, तो ये कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। ये बच्चों अपना मैसूर में स्थित है। आई होप बच्चों तीनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा पहले से ही। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया है? बच्चों इनमें से ऐसा कौन सा राजा है? अशोक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, या समुद्रगुप्त है, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम है? इनमें से कौन से ऐसे राजा हैं जिनके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया है? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? अशोक होगा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, या फिर समुद्रगुप्त होगा, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम होगा? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। बच्चों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी बच्चों इनको कहा जाता है। आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? बच्चों विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का ऐसा कौन सा पार्क है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे तैरता हुआ माना जाता है? वो केवल एक ही है, तो उसका क्या नाम है बच्चों? वो आपका बच्चों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्या किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों ये उद्यान कहाँ पे है, ये आपका तो मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है बच्चों। कहाँ है? मणिपुर में। अगर बात करें आपकी किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की, ये आपका बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की, ये आपका बच्चों सिक्किम में है। अगर बात करें बच्चों खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। बच्चों अगर कभी भी प्रश्न पत्र में इनमें से किसी का भी जिक्र हो तो आप उसका आंसर दे लीजिएगा। बच्चों ये हमारा आखिरी प्रश्न है सामान्य ज्ञान से। ये क्या पूछ रखा है, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट जो होता है बच्चों वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? बच्चों आपको पर डे डेटा यूज करते हुए इसका आंसर तो सामान्य रूप में आपको पता होगा। एक जो बच्चों मेगाबाइट मतलब 1 MB में कुल मिलाकर कितना केबी होता है? तो कितना होता है बच्चों? 1024 होता है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों ये हमारा खंड नंबर 2 है, जिसको आप सेक्शन बी के नाम से जान सकते हो। ठीक, इसमें बच्चों सामान्य साइंस से, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 16 से 30 प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में होंगे वो जनरली किससे होंगे बच्चों? आपके सामान्य विज्ञान से होंगे। ठीक, आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर, क्योंकि बच्चों आप सबको ज्यादातर इसमें सब प्रश्नों के बारे में मतलब अपने पैटर्न के बारे में जरूर पता होगा। हो सकता है कोई कोई एग्जाम दे भी चुके हो। हड्डियों के निर्माण से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बच्चों जो हड्डी का निर्माण होता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो कौन सा होता है? कौन सा वो होता है बच्चों? आपको सबको पता होगा, जो बच्चों हड्डी है आपकी वो कैल्शियम की बनी होती है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व कोई हो नहीं सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज बच्चों इनमें से किसने की थी? नॉल एवं रस्का ने की थी, स्लाइडेन तथा सॉन ने की थी, या फिर वाटसन एवं क्रिक ने की थी, या इनमें से कोई नहीं किया था? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो खोज है बच्चों वो आपका नॉल एवं रस्का ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बात करें बच्चों कि ये जो स्लाइडेन है तथा सॉन इन्होंने किस चीज की खोज की थी, तो बच्चों इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका बच्चों? कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बच्चों। अगर आपसे बच्चों ये भी पूछ सकता था है कि वाटसन एवं क्रिक ने किसकी खोज की थी, इन्होंने बच्चों किसकी खोज की थी? डीएनए की खोज की थी। ठीक, ये तीनों पॉइंट भी बच्चों आप जरूर नोट डाउन रखिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि एक वरदान्य जो एक व्यक्ति है जिसको बच्चों क्या हुआ है? कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, उनको क्या बोला जाता है? वर्णन
वो व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंग में भेद करने में उसको कठिनाई होती है। बच्चों, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है उसको कौन से रंग में भेद करने में कठिनाई होती है। आप सब इसका आंसर शायद जानते होंगे बच्चों कि किसको कठिनाई होती है। जिसको बच्चों क्या हुआ रहे, जिसको बच्चों कलर ब्लाइंडनेस जिसको हुआ रहे उसको हरा और लाल सही से नहीं दिखाई देता है। तो हरा लाल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। किसकी बच्चों, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। अगर इंग्लिश में बात करें तो जो कैटलिस्ट होता है उसकी खोज इनमें से किसने की थी। तो बच्चों अगर बात करें कैटलिस्ट की तो इसकी खोज जो है वो बर्जिलियस ने की थी। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात आपसे पूछें तो फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी बच्चों, तो फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी बच्चों, तड़ित चालक की खोज की थी। किसने बच्चों, जो फ्रैंकलिन है इन्होंने किसकी खोज की थी, तड़ित चालक की खोज की थी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो बर्जिलियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों, ये पूछ रखा है आपसे कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। बच्चों जो पालक खाने के लिए आप सब हम यूज करते हैं उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन की होती है, आयरन की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है या फिर फैट की होती है। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आयरन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा पालक में आयरन पाया जाता है। ठीक, अगर बात करें बच्चों कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर ये भी पूछ सकता है प्रश्न में कि कौन सा, सॉरी बच्चों, कौन सा पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड पालक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, अगर मात्रा पूछ रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दूसरा तत्व क्या है। जो बच्चों आधुनिक मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें दूसरा तत्व क्या है, इसमें दूसरा तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है या फिर कार्बन है। तो बच्चों दूसरा पूछ रखा है, तो दूसरा तत्व कौन है आपका, वो हीलियम है। पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले तत्व कौन है, वो आपका हाइड्रोजन है। और दूसरे की बात करें बच्चों तो वो हीलियम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हीलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों जो ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है ये किसके आधार पर, मतलब कह सकते हैं कि ये किस पे, मतलब किसके आधार पर रखी गई है। तो ये बच्चों जो है आपका वो क्रमांक के आधार पर रखी गई है। किसके, क्रमांक के। ठीक, अगर जो बच्चों ओल्ड पेरियोडिक टेबल थी उसमें आपका द्रव्यमान के आधार पर था। ओल्ड पेरियोडिक टेबल में, ओल्ड पेरियोडिक टेबल में बच्चों किसके आधार पर था, द्रव्यमान के आधार पर उसमें मतलब जो एलिमेंट रखे थे बच्चों वो रखे गए थे। आशा करता हूं बच्चों आपको ये सब पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अगर बात करें कि ये कौन दिया था बच्चों जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, तो इसको किसने दिया था, मेडलिफ ने दिया था। किसने बनाया था बच्चों, तो मेडलिफ ने बनाया था। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सॉरी बच्चों, जो अगर बात करें मेडलिफ ने ओल्ड पेरियोडिक टेबल दी थी, मतलब ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल नहीं दिए थे। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है बच्चों वो मोस्ले ने दिया था। लेकिन अगर बात करें ओल्ड पेरियोडिक टेबल की तो ओल्ड पेरियोडिक टेबल मेडलिफ ने दी थी। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किसने दिया था बच्चों, वो मोस्ले सर ने दी थी। किसने, मोस्ले ने। मोस्ले ने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल दी थी बच्चों। जो ओल्ड पेरियोडिक टेबल थी जिसमें द्रव्यमान के आधार पर आपके एलिमेंट रखे गए थे उसको मेडलिफ ने दी थी। और जो मॉडर्न जिसमें बच्चों क्रमांक के आधार पर दे रखे हैं, नंबर के आधार पर दे रखे हैं, उसको मोस्ले सर ने दी थी। आई होप बच्चों आपको ये पहले से पता होगा। सॉरी मैंने पहले इसको गलत बताया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है। बच्चों जो चिली साल्ट पीटर होता है इनमें दिए गए ऑप्शन में से वो किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है बच्चों, बेरियम का है, मैग्नीशियम का है, सोडियम का है या फिर एल्युमिनियम का है। तो बच्चों ये जो चिली साल्ट पीटर होता है वो आपका सोडियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में सोडियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे सूत्र पूछ लिया जाए बच्चों इसका, तो सूत्र क्या होता है, NaNO3 होता है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है। बच्चों किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है। काफी आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। ऑक्सीजन को बच्चों
प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों क्या दे रखा है, ये पूछ रखा है कि टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बच्चों इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी खोज किसने की थी? बच्चों टीबी के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर रॉबर्ट कोच ने की थी, या फिर लुइस पास्चर ने की थी, या फिर एडवर्ड जेनर ने की थी? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि टीबी के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी में रॉबर्ट कोच है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रॉबर्ट हुक की, तो बच्चों इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले सेल का नाम इन्होंने ही बताया था। उसके बाद अगर बात करें बच्चों रेबीज की, तो लुइस पास्चर की, सॉरी बच्चों, तो लुइस पास्चर जो है इन्होंने किसका खोज किया था? रेबीज का जो टीका लगता है बच्चों पागल कुत्ता के काटने पर, उसकी खोज इन्होंने की थी। रेबीज की टीका का खोज इन्होंने किया था बच्चों, ठीक है। और बात करें एडवर्ड जेनर की, तो इन्होंने चेचक संबंधी बीमारी की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी में का जो एडवर्ड जेनर दे रखा है वो चेचक के खोज करता थे, और लुइस पास्चर रेबीज के टीका के खोज करता थे, रॉबर्ट हुक कोशिका के, और बच्चों टीबी के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी पहले से ज्यादातर बच्चों को पता होगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों, ये पूछ रखा है अदरक का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? जो अदरक का भाग खाया जाता है बच्चों वो क्या कहलाता है? बच्चों आमतौर पर इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि अदरक की जो जड़ होती है वो खाई जाती है, जबकि जड़ नहीं खाई जाती है बच्चों, अदरक का तना खाया जाता है। तना तो ऑप्शन नंबर सी में है, तना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? बच्चों जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7, उनमें बीच का रंग क्या होता है? कैसे फाइंड करोगे बच्चों? विबग्योर होता है, विबग्योर होता है। इसमें मिडिल टर्म में क्या है बच्चों? इसमें मिडिल टर्म में आपका जी दे रखा है, तो बीच का रंग कौन सा हुआ बच्चों? हरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी में ग्रीन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि भारी मशीनों में स्नेहक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो भारी मशीनें होती हैं बच्चों उसमें स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? लुब्रिकेंट होती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? क्लोरीन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, या फिर सल्फर का होता है? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो ग्रेफाइट का होगा। तो ग्रेफाइट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक का उदाहरण है? मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अर्धचालक के उदाहरण के लिए? सिलिकॉन सही होगा, जर्मेनियम सही होगा, या फिर कैडमियम सल्फाइड सही होगा, या इनमें से सभी सही होगा? बच्चों सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम भी आता है, और कैडमियम सल्फाइड होता है भी आता है। कहने का अर्थ है बच्चों जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उनमें दिए गए ऑप्शन में से तीनों आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप दे रखा है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है कि NaHCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से NaHCO3 बच्चों किसका फॉर्मूला है? ठीक, सोडियम बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट का है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का है, या फिर सोडियम कार्बोनेट का है, या फिर सोडियम, या फिर बच्चों आपका कैल्शियम क्लोराइड का है? तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसका फॉर्मूला आमतौर पर बच्चों CaCO3 होता है। अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो बच्चों इसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा NaCl होता है। जो बच्चों NaHCO3 होता है वो फॉर्मूला किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? जो सोडियम धातु है बच्चों वो किसमें इसका संरक्षण किया जाता है? जल में तो नहीं किया जाएगा बच्चों, आमतौर पे जल में डालने पे वो जल जाता है। हाइड्रोजन में भी नहीं किया जा सकता है बच्चों, और चावल में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है बच्चों ABCD में इसका संरक्षण नहीं किया जा सकता। तो सोडियम धातु का संरक्षण किसमें किया जाता है बच्चों? ये केरोसिन ऑयल में किया जाता है। तो केरोसिन ऑयल आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सेक्शन है जो आपका वो मैथ्स का है और इसमें मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 31 से 45 के बीच में जो प्रश्न संख्या होती है अग्निवीर के प्रश्न पत्र में वो बच्चों मैथ सेक्शन से होता है। आते हैं अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न मैथ का जो है वो बच्चों पूछ रखा है, दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 23 है। आपको दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का जो योग है बच्चों, मतलब जो सम है उनका दे रखा है वो कितना है? 23 है और उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों कभी भी जब आपको दो ऐसे संख्या दे रखे हैं जो क्रमागत है, क्रमागत मतलब एक के बाद एक है, बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो आप 1 2 है, लेकिन इसमें बच्चों कौन कौन सी है वो संख्या आपको फाइंड मतलब बताया नहीं गया है, उसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो दो क्रमगत संख्या आपको लगातार क्या होता है, एक बच्चों सबसे पहला कौन सा होगा? x होगा और दूसरा कौन होगा? x प्लस 1 होगा। कभी भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे बच्चों, ये हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग टर्म में होते हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आपको बच्चों जितने का पूछे उतना आप यहाँ नंबर ले सकते हो। आपका 2 का पूछा है तो आप 2 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का कह रखा है योग बच्चों, योग मतलब दो संख्या का जोड़, x प्लस 1, ठीक। इसको जब जोड़ोगे, इनको कह रखा है किसके बराबर है ये बच्चों? ये 23 के बराबर है। जोड़ो 2x प्लस 1 इक्वल टू 23। x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 बाई इधर ये इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 22 बाई 2 हो जाएगा, काटने पे आपका 11 आ जाएगा। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। और प्रश्न पूछा क्या है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या। बच्चों ये जो है ये सबसे छोटी संख्या होगी दो नंबरों का, और ये दो नंबरों का सबसे बड़ा संख्या होगा, ठीक, क्योंकि इसमें x ही है और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी पूछा है, बड़ी इसमें रखेंगे, अगर प्रश्न में आपसे छोटी पूछेगा तो छोटी आप इसमें रख के निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 11 रख के इसमें आप सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। x की जगह 11 पुट करेंगे तो 11 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 12। जो आपकी दो संख्याओं की सबसे बड़ी नंबर है वो आपका क्या हो गया? 12 हो गया। तो 12 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32 आपसे क्या कह रखा है? ये कह रखा है आपको दो संख्याओं का बच्चों अनुपात दे रखा है। जब कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे तो ऐसे प्रश्न को बच्चों आप क्या करोगे? उसका पहले सबसे पहले एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। और उसका क्या रखा है, इनमें जो एलसीएम दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात तथा लासा, मतलब ये बच्चों इन संख्याओं का तो अनुपात है नहीं कि मतलब इन संख्याओं का तो लासा है नहीं, एक लासा भी आपको दे रखा है और दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो आपको संख्याओं का योग पूछा है, मतलब संख्याओं का बच्चों जोड़ पूछा है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है बच्चों इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, वो कहते हैं इन दोनों का जो अनुपात होता है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। जब इनका एलसीएम 12 आएगा तो इसी जो लासा दे रखा है मतलब एलसीएम दे रखा है उसी से इसको कंपेयर कर देंगे, मतलब काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 180 को जब हम लोग 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1:15 आएगा। आप काट के देख लेना बच्चों, 1:15 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब बच्चों आ जाए, ये स्टेप 1 हो गया आपका। अब स्टेप 2 क्या है आपका? आपका स्टेप 2 क्या है बच्चों? ये संख्या है, इससे तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे सेम एज इट इज आएगा। इससे बच्चों जो दूसरी संख्या है इससे इसको मल्टीप्लाई करके प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ लेते हैं। जो दूसरा स्टेप है बच्चों, दोनों का मल्टीपल करके जोड़ लेते हैं। जैसे 15 3 कितना होता है? 45 होता है, प्लस 15 चौका कितना होता है बच्चों? 60 होता है। अब यही ये पूछा है, क्योंकि योग पूछा है इसलिए जोड़ ले रहे हैं। अगर इनका आपका योग ना माइनस मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है या कुछ और पूछता तो बच्चों उस अनुसार करते हैं, लेकिन इसमें योग से पूछा, योग मतलब जोड़, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 15 60 कितना होता है बच्चों? 15 60 आपका 75 होता है। सॉरी बच्चों ये 45 होगा, रीजन है 15 3 45 होता है, हमने 15 लिखा है। तो जब जोड़ोगे इनमें दोनों को तो 45 और 60 कितना होगा? 105 होगा। 45 और 60 कितना होगा बच्चों? 105 होगा। तो 105 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछा है आपको इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है, मतलब समीकरण को आपको हल करना है। जब जनरली बच्चों आपको समीकरण को हल करना हो तो इसको कैसे हल करोगे?
जैसे इसमें देख रहे होगे ब्रैकेट भी है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो कहने का अर्थ है बच्चों, जब भी आपको ऐसा प्रश्न कोई दिखे तो आप इसको किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करोगे, उसके बाद डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। पहले कहीं आपको अगर ब्रैकेट दिख रहा है उसको ऑफ करना, फिर उसके बाद भाग करना, फिर गुणा करना, फिर उसके बाद जोड़ करना और फिर घटाव करना। इस प्रश्न में बच्चों सबसे पहले देखो ब्रैकेट आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो आप उस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लो, इस हिस्से को आप सबसे पहले सॉल्व कर लो। ठीक, 10 प्लस 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। पहले ये ब्रैकेट में बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10 एज इट इज रहेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही बच्चों सॉल्व करना है, नहीं तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करोगे 12 आएगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे 10 आएगा। तो 10 से 10 कैंसल आउट हो सकता है, इसका बच्चों कितना आंसर आ गया, 28 आ गया। कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो टोटल 28 आ गया, मतलब पूरा 28 आ गया। तो कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 32 माइनस 2 इंटू 28, फिर ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं, फिर 30। अब इसको तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, 32 माइनस दोनों को 28 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 56 प्लस 30। सबसे पहले एडिशन करते हैं बच्चों, एडिशन कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 62 माइनस 56। इसको माइनस करोगे बच्चों 62 में से 56, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। 6 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 6 दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रखा है कि अगर बच्चों अंडर रूट एक्स बाई 324 का मान 7 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर x का मान बताना है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बच्चों आमतौर पर ऐसे प्रश्न अग्निवीर के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप क्या करना, डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लेना। आपको इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, x बाई जो 324 है इक्वल टू 7/6। आप चाहो तो दोनों साइड का स्क्वायर करके ये बच्चों जो रूट दे रखा है इसको आप हटा सकते हो। नहीं तो देखो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो बच्चों क्या पता बाहर ही आ जाए। जैसे 324 की बात अगर करें हम, तो 324 जो है ना बच्चों, 324 आपका बच्चों पूरा स्क्वायर है, मतलब दैट में कह सकते हैं कि इसका ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है किसका, 18 का। आप 18 का स्क्वायर करोगे 324 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 18 का स्क्वायर है तो रूट से वो बाहर आ जाएगा, तो हम लोग उसी बेस पे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एक्स। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, आप सभी को पता होगा, तो बाहर 18 आ जाएगा इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, 6 1 जा 6 होता है, 6 3 जा 18 होता है, उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब देखो मैंने कहा था दोनों तरफ का अगर रूट हटाना है बच्चों दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इधर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट हट जाएगा। तो इधर स्क्वायर करोगे एक्स बाहर आ जाएगा रूट हट के, और इधर स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू हमारे पास 441 आ गई। तो 441 किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 35 ये कह रखा है आपसे कि यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग बच्चों 404 हो, तो उनके बच्चों उन संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। कहने का अर्थ है योग बच्चों दे रखा है आपको कितना है, 22 है, योग मतलब जोड़, और उसका जो वर्गों का योग मतलब वर्ग करके जो जोड़ा गया है वो 404 है, तो उनके संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों। सबसे पहले इसमें हमें नंबर पता नहीं, हम दो नंबर ले लेते हैं, हम एक नंबर ए ले लेते हैं और दूसरा नंबर बी ले लेते हैं। ठीक, कह रखा है दो संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी हमें दे रखा है कितना बच्चों, 22 दे रखा है, और कह रखा है इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है, वर्गों का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना दे रखा है बच्चों, 404 दे रखा है। और तब इनसे आपको इनके गुणनफल का आंसर पूछा है, a इंटू आपको b पूछा है बच्चों। a b की आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक हो सकती है, या आप ये कर सकते हो कि इन दोनों का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दो, निकल जाएगा, या तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। लेकिन बच्चों इस प्रश्न के लिए आसान क्या पड़ेगा आपके लिए, इस प्रश्न में जो आसान पड़ेगा वो ए बी का होल फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हो। ए प्लस बी का होल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला यही होता है। आपको a प्लस बी भी दे रखा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दे रखा है, तो इसी पे लागू कर दोगे तो ये ए बी आपका फाइंड हो जाएगा सिंपल से। बच्चों आपके पास समय भी कम होता है, इसलिए ऐसे मेथड अपनाइएगा जिसमें समय की बचत हो। a प्लस बी बच्चों कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, तो हम लोग 22 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों, 404 दे रखा है, 404 रख लेते हैं, प्लस 2ab। ठीक, अब हम लोग 22 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। अब जब बच्चों हम लोग 22 का स्क्वायर करेंगे 484 आएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, प्लस 404 प्लस 2ab। ठीक, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 484 से बच्चों ये इक्वल टू होगा, गलती से प्लस हो गया है, तो जब इक्वल टू होगा तो इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 484 में से आप जब माइनस करोगे 404 तो आपका कितना बचेगा, 80 बचेगा। 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2ab हो जाएगा। 80 से जब 2 से 80 को काटोगे कितना बचेगा बच्चों, 40 बचेगा। मतलब ए बी का मान आपका कितना आ गया, ए बी का मान बच्चों आपका 40 आ गया। ए बी का जो मान है वो कितना आ गया, 40 आ गया। कैसे आया बच्चों, आपने ये मेथड देखा। ठीक, तो ए बी का मान 40 है, 40 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बच्चों आपका क्या होगा। मैंने इससे एक वीडियो में बच्चों आपको इसका मेथड बता रखा है कि ये जनरली एक मेथड पे सॉल्व हो जाता है। वो मेथड क्या है, पहले मेथड को समझ लेते हैं बच्चों। अगर कोई इंटीजर दे रखा है, जैसे x दे रखा है, 1 बाई एक्स दे रखा है, इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर है बच्चों, p के बराबर है। अगर x 1 बाई एक्स जो है वो p के बराबर है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स किसके बराबर होगा बच्चों। अगर x प्लस 1 बाई एक्स पी के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स किसके बराबर होगा, तो ये बच्चों बराबर होगा पी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो p का भी बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होके यही जो बच्चों 2 दे रखा है, मतलब जो पावर है उसकी पावर वही माइनस हो जाती है। ठीक, अगर ये क्यूब के लिए होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा, p की पावर क्यूब हो जाएगी बच्चों माइनस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पावर जितनी होगी उतना हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, मतलब p क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपसे लेकिन इसमें पूछा है यही डिजिट है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए p के स्थान पे आप कंपेयर कर लो क्या दिया है, p की स्थान पे आपको 8 दिया है, तो एज इट इज इसमें 8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे रख सकते हो। p के स्थान पे 8 दे रखा है क्योंकि ये पूछा है ना x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसी की जगह रखेंगे। ठीक बच्चों, 8 का स्क्वायर होगा माइनस 2 होगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 62 आ जाएगा। ठीक, अगर बच्चों आपसे क्यूब पूछता तो आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते। अगर आपसे बच्चों इसके प्लस की जगह माइनस कर देगा, कुछ नहीं, जनरली माइनस में भी यही रूल होता है, लेकिन अब माइनस इसमें तो सेम एज इट इज निकलेगा माइनस पे भी, लेकिन अगर इसमें माइनस हो गया तो बच्चों इस जगह पे आपका प्लस हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो आ रहा है बच्चों वो आपका 62 आ रहा है। 62 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 62 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है बच्चों आपसे कि औसत ज्ञात कीजिए। काफी आसान प्रश्न है बच्चों, और परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है, जैसे अग्निवीर जैसी परीक्षा में बच्चों ये लगातार आता रहता है, और ये बोनस का नंबर भी होता है। कैसे होता है, क्योंकि बच्चों इसमें आपको जोड़ना रहता है और भाग देना रहता है, इससे कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना रहता है। पहला स्टेप क्या है, आप इनमें सारी संख्याओं का योग करोगे, जैसे 7 है, 16 है, और क्या है 26 है, और क्या है बच्चों 36 है, और क्या है 46 है, और क्या है 55 है। आप गिनोगे कितनी संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। तो आप इसको डायरेक्टली किससे भाग दे दोगे, आप इससे डायरेक्टली बच्चों इसको 6 से भाग दे दोगे। ठीक, अब इनको आपस में जोड़ लो। जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, 186 आएगा। आप जोड़ लेना, जोड़ने पे इनको 186 आएगा, और इसको हम 6 से भाग दे देंगे। जब आप 6 से काटोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 18 और 6 एकम 6, 31 आ रहा है टोटल बच्चों। जो आंसर है इसका एवरेज वो 31 का आ रहा है। तो 31 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 31 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ये कह रखा है बच्चों कि रमन आयु में अमन से 15 वर्ष बड़ा है।
और 5 वर्ष बाद अमन की उम्र कितनी हो जाती है बच्चों? 10 वर्ष हो जाती है। तो आपको रमन की आयु का ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? रमन की आयु का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग रमन और अमन की आयु का ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। जो रमन है और अमन है, कह रखा है बच्चों हम अगर अमन की आयु जो है वो x माने, क्योंकि निकालना किसकी है बच्चों? रमन की निकालनी है। तो अमन की हम लोग क्या मान लें? अमन की हम आयु क्या मान ले रहे हैं बच्चों? x मान ले रहे हैं, ठीक। और कह रखा है प्रश्न की रमन से अमन जो है बच्चों, रमन जो है बच्चों अमन से 15 वर्ष बड़ा है। तो x इसकी माने तो x प्लस 15 इसकी आयु होगी ना। रमन की जो आयु है बच्चों वो 15 वर्ष अमन से बड़ी है। तो कहने का अर्थ है कि 15 इस अगर अमन की आयु x है तो रमन की x प्लस 15 होगी। और दूसरा कथन क्या रखा है बच्चों? दे रखा है दूसरा जो फैक्ट है ये देखो, दे रखा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अमन की आयु कितनी होगी? कितना? 10 वर्ष होगी। 5 वर्ष मतलब अमन की आयु कितनी है? x है, इसमें 5 जोड़ देंगे तभी तो 5 वर्ष आएगा। तो कितना हो जाएगी 5 वर्ष बाद? 10 वर्ष। तो यहाँ से अमन की बच्चों जो उम्र है वो फाइंड हो जाएगी। 5 इधर है उधर चला जाएगा, 10 में से माइनस हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों यहाँ से अमन की आयु हमें निकल गई 5 वर्ष है, ठीक। एज इट इज हम लोग रमन की निकाल लेते हैं बच्चों। x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। x की हम 5 रखेंगे, 5 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यही बच्चों रमन की आयु है। 20 किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है बच्चों? ये कह रखा है कि 72% को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 72% को बच्चों किस में कन्वर्ट करना है? आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो बच्चों जनरली 7.5% जो होता है, जो 7.5% है बच्चों, इसमें 72 लिखा है ऊपर, तो जो 7.5% होता है ये गलत है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। जो 7.5% होता है बच्चों उसको हमें भिन्न में बदलना है। तो आपको पता होगा बच्चों कि 7.5% जो होता है उसका जनरली मान कितना होता है बच्चों? जो ये 7.5% है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 15/2% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? 15/2% और 7.5% ये 7.15%, सॉरी बच्चों 7.5% दोनों सेम है, क्योंकि इसको डिविजिबल करोगे तो इतने के बराबर कुल मिला के आ जाएगा ना बच्चों। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने में, सॉल्व करने में आसानी होगी तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। अब आप जानते हो कि भिन्न में कैसे बदला जाता है परसेंटेज को। भिन्न में परसेंटेज को कैसे बदला जाता है? बाई इंटू 100 करके, डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं 5 से, 5 3 15 होता है। और बच्चों ये कितना कटेगा? डायरेक्टली 20 पे कटेगा ना। तो 3/40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 3/40 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। भिन्न में कुछ नहीं करना रहता है बच्चों। जनरली जो जो आपको परसेंटेज दे रखा रहता है उसको उसके डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे आप, मतलब 100 से भाग दे देंगे उसको, तो आपका भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे कह रखा है बच्चों कि यदि चीनी का मूल्य 20% की कमी हो जाए, कमी से पूछा है बच्चों, तो खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा? मतलब अगर मूल्य में आपको 20% की कमी आ रही है तो खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा? तो खर्च जो है बच्चों अपरिवर्तित हो जाएगा। इसमें बच्चों दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। वो तरीका कौन कौन सा है? पहला तरीका बच्चों कमी से बनता है और दूसरा तरीका आपका बढ़ने से बनता है, मतलब मुनाफे से बढ़ता है, ठीक। कमी आए या फिर ज्यादा उसमें प्रॉफिट आए। तो कमी का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? अगर कमी का पूछेगा तो आपको x 100/100 माइनस x इंटू 100, ये फॉर्मूला है बच्चों कमी के लिए। अगर आपसे कोई बचत की पूछे, मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है x/100 प्लस x इंटू 100, ठीक बच्चों। ये फॉर्मूला किसका है? प्रॉफिट का। जब मतलब इसमें कमी ना आए, बढ़ोतरी आए, ये फॉर्मूला बढ़ोतरी के लिए, ठीक बच्चों, बढ़ोतरी के लिए। और ये फॉर्मूला कमी के लिए है। आपसे इसमें कमी का पूछा है तो कमी के लिए होगा। अब जितने परसेंट की कमी आ रही वही x की वैल्यू होगी। आप इसी पे पुटअप कर दें फॉर्मूले पे बच्चों। तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100, आप इसको सॉल्व करो। 20 एज इट इज रहेगा, 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा इंटू 100। अब बच्चों एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 200/8। जब 200/8 को बच्चों आप काटो तो आपका आंसर कितना आएगा? 200/8 को जब काटोगे तो इसको और सिंपल करने के लिए 2 से काटा जा सकता है बच्चों।
तो 2 से काटोगे तो आप कितना आ जाएगा 100/4, और 100/4 को जब काटोगे आप बच्चों कि तो के आंसर कितना आएगा, आंसर बच्चों 25 आ जाएगा। कहने का अर्थ है जो परसेंटेज आपका आ रहा है बच्चों खपत का, वो खर्च अपरिवर्तित का परसेंटेज जो आ रहा है वो आपका 25% आ रहा है। तो 25% आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है बच्चों 40 के 40% में से 20 का 20% का अंतर बताइए। काफी आसान प्रश्न होता है बच्चों, बस समझने का फेर है। समझेंगे कैसे, कह रखा है 40 का 40%। बच्चों 40 का 40% क्या होता है, 40 का 40%, 40 का 40%, 40 बाई बच्चों 100, यही तो हो गया 40 का 40%। कह रखा है 40 का 40%, ये 40 हो गया और 40 का ये परसेंट हो गया ना बच्चों, 40 का 40% हो गया, माइनस 20 का 20%, तो 20 का ये 20 हो गया बच्चों, और कह रखा है 20 का 20%, तो 20 का 20%। अब इस जनरली इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, कह रखा है 40 का 40% ऐसे लिखेंगे और 20 का 20% ऐसा लिखा जाता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 जा कितना होता है बच्चों 16 होता है, माइनस 2 2 जा 4 होता है। 16 में से आप 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल 12 आ जाएगा। 12 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, प्रश्न नंबर 42 ये आपसे पूछ रखा है, अमित ने कोई पुरानी जो वस्तु है बच्चों वो कितने में खरीदी है, 1500 में, और उसकी मरम्मत की खर्चा दिया है बच्चों 300 रुपए। ठीक, आप कह रखा है यदि उससे वो 2000 में बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बच्चों इसमें आप जो सीपीएसपी से प्रश्न आता है वो क्या होगा, अब इसमें सीपी क्या हो जाएगा, सीपी मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा उसी को सीपी कहते हैं। तो खरीदा कितना उसने 1500 में खरीदा, ये तो सीपी आ गया, लेकिन बच्चों उसमें और लागत कितनी लगी, वो लागत मूल्य होता है, तो उसमें कितना और लगा 300 लगा ना, टोटल कितना लग गया 1800। कहने का अर्थ है बच्चों उसका जो सीपी है वो कितना आ गया आपका 1800। कैसे आया, क्योंकि रुपए जिसमें खरीदना और मरम्मत करा, मतलब जो उस पर वेस्ट किया उन्होंने पैसा, वही उसका सीपी होता है। तो सीपी कितना आ गया 1800, और सेलिंग प्राइस वो बेच कितना रहा है बच्चों एसपी, सेलिंग प्राइस इसमें कितना है 2000 रुपए, मतलब बेच जितने का रहा है 2000 रुपए, वही तो इसका एसपी होगा। ठीक, सेलिंग प्राइस निकल गई। अब आप प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। ठीक, इसमें से आप 2000 को में से 1800 माइनस कर लो, तो बच्चों उसका प्रॉफिट कितना आ गया 200 का उसे प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे तो डायरेक्टली उसका निकल जाएगा प्रॉफिट। ठीक बच्चों, अब आपसे कह रखा है इसमें क्या निकालना है, लाभ। तो अगर लाभ पूछता है तो 200 का है, लेकिन इसमें पूछ रखा है लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, लाभ परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 100 बाई सीपी, P इंटू 100 जो प्रॉफिट में आए इंटू 100 और बाई सीपी। तो इसको आप लोग सॉल्व करें, प्रॉफिट कितने का है 200 का है, इंटू 100 बाई कितना बच्चों सीपी कितना है, सीपी आपका 1800 है, तो 1800 कर लें, एक जीरो कट गया, दो जीरो कट गया। कहने का अर्थ है बच्चों कि 200 बाई 18 आ गया, कितना 200 बाई 18 आ गया। आप इसको भी काट सकते हो, दो से काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 बाई 9 आ जाएगा। जब बच्चों आप इसको काटोगे तो अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर कितना आ जाएगा, लगभग लगभग बच्चों ये 11.1111 आ जाएगा। आप करके देख लेना, लगभग यही आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है कि दो राशियों का वर्ग अनुपात जो है बच्चों वो 9:16 दे रखा है। ठीक, तो इसका घनानुपात क्या होगा, मतलब इसका क्यूब क्या होगा। आपको स्क्वायर दे रखा है, क्यूब पूछना है। सबसे पहले बच्चों वो वर्ग ही हम लोग वो दो राशि निकाल लेते हैं। माना बच्चों की जो दो राशि हैं वो ए है और बी है, इनका क्या दे रखा है, इनका वर्ग अनुपात दे रखा है 9:16, तो इनका वर्ग अनुपात क्या दे रखा है बच्चों हमें 9:16 दे रखा है। ठीक, तो इनको हम लोग एक एक निकाल ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर को निकालने के लिए बच्चों इधर रूट कर देंगे, अगर स्क्वायर हटाना है तो ए और बी निकाल लेते हैं। ये रेशियोस में दे रखा है, ए रेशियो बी भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा ए रेशियो बी बच्चों 3:4 आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चों, जनरल सी बात है, 3:4 कैसे आएगा कि
इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इनका रूट और इनका रूट कर देंगे जब इधर से इसका स्क्वायर हटा देंगे। ठीक, तो 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 होता है। तो अब इसका क्या रखा है कि घन अनुपात मतलब a क्यूब रेशियो b क्यूब आपको फाइंड करना है। a क्यूब a की जगह 3 है तो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27 होता है, और b की जगह 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो 27 रेशियो 64 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये पूछ रखा है कि 50 किलोमीटर घंटा की चाल है, मतलब क्या दे रखा है आपको 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड दे रखा है। तो स्पीड कितना दे रखा है आपको बच्चों 50 किलोमीटर पर आर दे रखा है। उसके बाद कह रखा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को कितनी देर में पार करेगी। क्या दे रखा है बच्चों, कोई रेलगाड़ी है कोई ट्रेन है, वो 200 मीटर आपको डिस्टेंस भी दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों आपको 200 मीटर दे रखी है। ठीक, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, वो आपका मीटर में है। तो इसको या तो बच्चों किलोमीटर, आप इसको या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करें या तो फिर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है बच्चों, दोनों में से एक आपको करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला होता है क्या, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितनी देर निकालना है, तो टी इक्वल टू डी बाई एस होता है। डी डिस्टेंस है, एस स्पीड है। डिस्टेंस 200 मीटर दे रखी है और स्पीड इतना दे रखी है। तो बच्चों सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें या तो फिर इसको आप डिवाइड कर दें। तो हम लोग इसको ही डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग मीटर में ही चेंज कर लेंगे स्पीड को। तो डिस्टेंस कितना दे रखी है 200 मीटर, और आपका कितना दे रखा है बच्चों जो टाइम स्पीड है वो 50 इंटू, जब इसको बच्चों मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए कितने से कर दे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर ये नीचे है तो इधर जाएगा ऊपर हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 18 बाई 50 इंटू 5, जीरो से जीरो मर गया, कितना आ गया बच्चों 18 दूनी कितना होता है 36, 360 बाई 50 25, 5 से काट सकते हो बच्चों दोनों को। 5 से जब काटोगे कितना आएगा 72 बाई कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। कैसे आएगा आप काट के देख लेना। ठीक, 50 25 होता है तो 5 7 35 होता है, बचा जीरो, तो 5 दूनी 10 होता है। ठीक बच्चों, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा आपको, लगभग बच्चों ये जो है 14.4 सेकंड आ जाएगा। कितना 14.4 सेकंड आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। 14.4 सेकंड आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये बच्चों मैथ का लास्ट प्रश्न है, गणित का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे। ये क्या कह रखा है, किसी पहिए की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। बच्चों पहिए की जो त्रिज्या है वो क्या कह रखा है, कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसका रेवोल्यूशन कितना दे रखा है कि कह रखा है बच्चों ये 924 मीटर को जो दूरी है ये इसको तय करने में इसको कुल मिलाकर कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अब बच्चों जो चक्करों की संख्या कैसे निकलती है, इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों। चक्करों की संख्या कैसे निकाली जाती है, चक्करों की जो संख्या है वो कैसे निकाली जाती है बच्चों, दूरी मतलब डिस्टेंस बाई 2πr। 2πr क्यों बच्चों, क्योंकि सर्कल है, इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। बच्चों जो दूरी है वो कितना दे रखा है 924 मीटर, दूरी 924 मीटर दे रखा है। सॉरी बच्चों, आपको दूरी कितना दे रखा है 224 मीटर, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों कितना होता है 22/7, इंटू आर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक, कितना दे रखा है बच्चों 21 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन इसमें देखोगे आप दूरी जो है वो मीटर में दे रखी है और इसको सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों ना। ये जो 21 है ये सेंटीमीटर में है, तो दूरी कितना है मीटर में है, इसको भी आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। ठीक, ये बच्चों इधर डिवाइड में है, ऊपर जाएगा ये इस साइड, तो ये ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके डिवाइड में है। रूल होता है बच्चों मैथ का कि अगर a बाई बी बाई ए है तो ये इधर ऊपर चला जाता है। ठीक बच्चों, अगर ये फॉर्मूला होता है a बाई बी और b बाई ए है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो इसको ऊपर भेज देंगे 924 इंटू 100 इंटू 7 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 22 इंटू कितना होगा 22 इंटू बच्चों 21। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। 2 से काटोगे तो ये 50 कटेगा। ठीक, 50 से फिर ये 2 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आज जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर लगभग लगभग बच्चों 700 आ जाएगा। तो 700 आपका किस ऑप्शन में है, 700 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि समय आपके पास भी कम होता है, तो सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 बच्चों आपका रीजनिंग से है। 46 से 50 प्रश्नों के बीच जितने भी प्रश्न होंगे बच्चों आपका रीजनिंग से होगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको 46 नंबर प्रश्न पूछा है रीजनिंग से कि कौन सा शब्द है जो दिए गए शब्दों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। आपके ऑप्शंस में जो दे रखे हैं बच्चों, उनमें से कौन कौन से शब्द हैं वो दिए गए ऑप्शंस में से नहीं बनाए जा सकते। अब देखो इसमें प्रश्न में बच्चों क्या क्या स्पेलिंग दे रखी है, EMERGENCY। बच्चों इसमें जो स्पेलिंग मतलब जो अल्फाबेट्स आपके 2 बार होंगे, उनका उपयोग आप इनको 2 बार बनाने के लिए कर सकते हो, पर अगर इसमें एक ही बार है तो उनका उपयोग आप 2 बार नहीं कर सकते हो। अब देखें ईयर को देखते हैं बच्चों, ईयर में ई तो है, ठीक है बच्चों, देखो ए इसमें नहीं है, कहने का अर्थ है बच्चों ईयर आपका नहीं बनाया जा सकता। और देखते हैं एनर्जी, देखते हैं बच्चों, ई है, एन है, ई है, आर है, जी, वाई है, मतलब एनर्जी बनाया जा सकता है। ठीक, एनर्जी बनाया जा सकता है बच्चों ना, ई मौजूद है, एन भी है, ई भी है, आर भी है, जी है, वाई है, तो एनर्जी बन सकता है। अब बात करें मर्ज की, मर्ज के लिए एम भी है, इसमें एम इसमें है, ई भी है, ई भी है, आर भी, आर भी, जी है, जी है, तो कहने का मतलब बच्चों मर्ज भी बनाया जा सकता है। लेकिन एजेंसी में देख रहे होंगे बच्चों, ए आपका इसमें दे रखा है और ए इसमें आपका नहीं दे रखा है, तो इनमें से क्या क्या नहीं बनाया जा सकता है बच्चों, आपका ईयर भी नहीं बनाया जा सकता और इमरजेंसी भी नहीं बनाया जा सकता, सॉरी एजेंसी भी नहीं बनाया जा सकता। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो रहा है। आमतौर में परीक्षाओं में बच्चों जो 2 ऑप्शन सही होते हैं तो उनको नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो उन प्रश्नों को आपको छोड़ देना होता है। तो आपके प्रश्न में, ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा कि अगर आपके प्रश्न में ऐसा कोई दिखे कि जिसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हो, तो आप उसका प्रश्न को छोड़ देना, क्योंकि उसका नंबर आपको मिल जाएगा। बच्चों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका जो करेक्ट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। इसका अगला जो प्रश्न है 47 नंबर, ये पूछ रखा है आपसे कि निम्न श्रृंखला में से कौन सा अंक गलत है। बच्चों ये जो सीरीज आपकी चल रही है, इनमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा नंबर गलत है। अब कैसे फाइंड करोगे, 18 है, 18 से 24 में जा रहा है, 24 से 30 में जा रहा है, 30 से 36 में जा रहा है, 36 से 44 में, 44 से 84 में, 84 से 54 में। आप देख रहे हो कि बच्चों जो 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 48 है और 54 है, ये सब बच्चों डिविजन बाय 6 है, मतलब 6 से इसको भी काटा जा सकता है, 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 48 को और 54 को भी 6 से काटा जा सकता है। पर बच्चों इसमें 44 को हम लोग 6 से काट नहीं सकते, तो यही अंक बच्चों हमारा गलत है। 44 6 से काट नहीं सकते, तो यही अंक हमारा गलत है। तो 44 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों ब्लड रिलेशन से है। ये कह रखा है कि ए जो है वो फादर है डी का, और जो सी है वो डी का ब्रदर है। बच्चों हम लोग इसमें एक क्लू यूज करेंगे, जो फीमेल होंगी उनके लिए हम माइनस से शो करेंगे और जो मेल होंगे उनके लिए हम लोग प्लस से शो करेंगे। ठीक, तो इसमें बताना है जी और ए में किस प्रकार का संबंध है। तो बच्चों कह रखा है ए जो है वो डी का फादर है, तो ए तो प्लस में है क्योंकि वो फादर है, और डी का भी पता नहीं। ठीक, अब कह रखा है बच्चों सी डी ब्रदर हैं, तो ब्रदर का मतलब दोनों भाई ही होंगे, सी और डी बच्चों दोनों भाई हैं। ठीक कह रखा है। उसके बाद कह रखा है कि जी जो है वो बी की मदर है, तो जो बच्चों जी है वो मदर है किसकी, बी की, तो ये तो मदर तो माइनस में होगी क्योंकि फीमेल होगी, तो किसकी मदर है, ये बी की। ठीक बच्चों, तो जब ये बी की मदर है तो सी और डी में जो रिलेशन दे रखा है ये भी भाई का दे रखा है, जब भाई है तो ये भी प्लस हो जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये तीनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक, और उनके पापा पिताजी ए हैं और माताजी उनकी जी हैं। ठीक, अब क्या प्रश्न पूछ रखा है, आपको कह रखा है कि जी का किस प्रकार रिलेशन ए से है, जी का रिलेशन किस प्रकार ए से है। बच्चों जी का जो रिलेशन है वो किसका होगा, एक से जो रिलेशन है वो वाइफ का होगा ना, एक ही वाइफ होंगी ना जी बच्चों, सही है, क्योंकि जब तीनों की माँ है, ये इनके पिता है, ये इनकी माता है, तो माता और पिता में रिलेशन कितना होता है, वाइफ और हस्बैंड का होता है। तो वाइफ का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि यदि 26 जनवरी को गुरुवार है, बच्चों क्या कह रखा है कि 26 जनवरी को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा।
उस दिन 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। बच्चों ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल दिनों की संख्या निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसको डिविजिबल बाई 7 कर देते हैं, जो आता है उतने दिन उसमें जोड़ देते हैं बच्चों, वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 16 जनवरी तक तो आपको पता है गुरुवार है, तो 31 में से आप 16 को माइनस करो तो आपके पास कितने बाकी दिन बचे, 15, और इसमें बच्चों टोटल 28 दिन बचे। आप 28 15 को जोड़ लो तो 28 15 कितना आ जाएगा, 8 5 13, 3 1 4, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43/7। तो ठीक बच्चों 43/7 आएगा। 7 से जब 43 को भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा बच्चों, जो 43 से आप जब 7 से 43 को भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1, क्योंकि सत्संग 42 होता है तो शेषफल 1 आएगा। तो गुरुवार है, गुरुवार में 1 आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा बच्चों, गुरुवार में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। अगले दिन बच्चों जो होता है वो शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ये पूछ रखा है कि अगर किसी कोड भाषा में बल्क को DWNM लिखा है, क्या बच्चों, बल्क को क्या लिख रखा है आपको, DWNM। जनरली बच्चों इस तरह के प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से होते हैं। बी से आप जाओगे डी के स्थानीय मान में आपको कितना परिवर्तन मिलेगा, ये आप निकालो। बी से डी में जाने के लिए बच्चों +2 करना पड़ेगा। एज इट इज अगर बात करें U से W में जाने के लिए बच्चों यहाँ भी आपको +2 करना पड़ेगा। L से N में जाने के लिए यहाँ भी +2 करना पड़ेगा। K से M में जाने के लिए बच्चों यहाँ भी आपको +2 करना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो स्थानीय मान बदल रहा है बच्चों शब्दों का, मतलब किसी कोड भाषा में वो +2 करके बदल रहा है। तो वैसे आप +2 करके नोट का भी निकाल लोगे, नोट का +2 करके निकाल लोगे। N में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, N में जब 2 जोड़ोगे तो P आएगा, O में 2 जब जोड़ोगे तो Q आएगा, P में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों आपका V आएगा, E में 2 जोड़ोगे आपका G आएगा। तो PQVG आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, PQVG आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों 50 प्रश्न ही आपके अग्निवीर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 50 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अभी थोड़ी देर में हम लोग इसका अलग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको अगली PDF मतलब अगला प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद बच्चों।